हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जागड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो क्लास 12 फिजिक्स का 8वां चैप्टर है, उसकी एक बढ़िया वाली रैपिड रिवीजन करने वाले हैं। और 30 मिनट से भी कम टाइम में हम इस चैप्टर को निपटा देंगे। क्या कुछ चीज़ें इस चैप्टर के अंदर है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या डायग्राम है, क्या इसमें जो भी चीज़ें उनके क्या क्या यूजेस हैं, सब चीज़ें इस रिवीजन वीडियो के अंदर हम निपटा देंगे। कोई एक सिंगल चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आप लोगों को लगेगी कि हाँ ये चीज़ छोड़ दी गई है। मैं सीबीएसई के अकॉर्डिंग आप लोगों को पढ़ाता हूँ, तो सब कुछ चीज़ें ध्यान में रखते ही कवर करवाई जाती है। ठीक है बेटा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को बिल्कुल डिटेल में करवाया हुआ है, वन शॉट उसका चैनल पे अपलोडेड है। प्रीवियस ईयर करवा दिए बेटा जी, डिटेल नोट्स ऑलरेडी दिए दे रखे हैं। और इस वीडियो के बाद आपको 1 पेजेस नोट्स में मिल जाएंगे इस चैप्टर के। साथ में एनसीईआरटी डायमंड क्वेश्चन भी करवा दिए हैं इस चैप्टर के। तो मतलब आप लोगों को मतलब फुल कंटेंट जो चाहिए होता है किसी भी चीज़ को कवर करने के लिए, वो हर एक चैप्टर का दे दिया गया है। तो ये सब आप लोगों को मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल है सुनील जांगड़ा सर के नाम से वहाँ पे, और इंस्टाग्राम पे मेरा हैंडल है सुनील जांगड़ा 26 के नाम से। अगर आप लोगों को फिजिक्स के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी परेशानी आ रही है, तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। बहुत जल्द रिप्लाई आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं रिवीजन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ना भाई साहब, लगभग 3 या 4 नंबर का आता है। और इसमें सबसे ज़्यादा यूजेस पे, फ्रीक्वेंसी पे, वेवलेंथ कैसी है, इन पे फोकस किया जाता है। तो मतलब इस तरीके के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आ रहे होंगे, तो इसलिए उन पे ज़्यादा फोकस करना। जब भी मैं रिवीजन कराऊंगा तो यूजेस को, वेवलेंथ को, फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा फोकस में रखना और उनको ज़्यादा से रट लेना, याद कर लेना। ठीक है। चलिए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो चैप्टर है, 8वां चैप्टर है क्लास 12 फिजिक्स का। अच्छा, एक और चीज़, ये 8वां चैप्टर, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम 8वें चैप्टर तक ही रिवीजन कर चुके हैं। अभी तक मैंने 11th से शुरू किया था, मतलब 11वें चैप्टर से शुरू हुआ था। 11, 12, 13, 14, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8। अब हम आ चुके हैं लगभग 12वें चैप्टर। सिर्फ 2 चैप्टर रहते हैं, उसकी भी जो रिवीजन वीडियो आप लोगों को बहुत जल्द मिल जाएगी। इसके बाद रे ऑप्टिक्स की आने वाली है। तो अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट करंट करेंगे। देखो यार, डिस्प्लेसमेंट करंट कहाँ पे बनता है? जैसे हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं ना, तो प्लस यहाँ पे आया, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, या फिर बोलो कि फील्ड लाइंस बदल रही हैं। फील्ड लाइंस बदल रही है तो मतलब आप बोलोगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट वहाँ पे आता है। द करंट विच कम्स इनटू प्ले इन द रीजन वेयर एवर द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हेंस द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज चेंजिंग विद टाइम, तो उसे बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट करंट। इसको शो किससे करते हैं? इसको आई डी से शो करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट, जो कि क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, जिसको कैसे लिखते हैं आगे? एप्सिलॉन नॉट, साथ में आएगा डी फाई ई बाई में डी टी। जो ये डी फाई ई है, ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये डी फाई ई क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है बेटा जी। ठीक है। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट करंट। इस चैप्टर के अंदर हमारे पास 4 इक्वेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों को रट लेनी है, क्योंकि उन पे बेस्ड कई बार एक एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। वो है मैक्सवेल्स की इक्वेशन। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कैन बी फॉर्मुलेटेड इन टर्म्स ऑफ 4 फंडामेंटल इक्वेशन। मतलब जो बेसिक प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, वो इन 4 इक्वेशन से आप लोगों को पता लग जाता है। जो पहली इक्वेशन है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे अपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में, जिसमें बताया गया था कि गोज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या कहता है कि जो ई डॉट डी एस होगा, मतलब जो फ्लक्स होगा, वो बराबर होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो क्यू है, जो जितना चार्ज वहाँ पे इनक्लोज हुआ है, तो वही है। जो गोज लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म है वो है बी डॉट डी एस इज इक्वल टू 0। इससे क्या पता लगता है? इस लॉ से पता लगता है कि भाई जो आप लोगों के पास मोनोपोल्स होते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब कभी भी सिंगल पोल नहीं आएगा मैग्नेट का, है ना? कि जितनी फील्ड लाइंस एंटर करेंगी उतनी फील्ड लाइंस बाहर निकल रही होंगी। ये लॉ हमें ये बताता है। तो ये बड़े काम का लॉ है। ये चैप्टर नंबर आपका जो 5th है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, उसमें भी बड़ा काम आता है। फेराडेज लॉ ऑफ ईएमआई क्या कहता है? फेराडेज लॉ ऑफ ईएमआई कहता है कि ई डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या होगा? डी फाइव बाई में डी टी होगा। मतलब ये बताता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है तो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, ये बता रहा है। सर ये तो हमने नहीं पढ़ा। अरे तुमने पढ़ा है, देखो ई इज इक्वल टू तुमने पढ़ा था माइनस डी फाइव बाई में डी टी। तो ई क्या है? ई एम एफ। मतलब इसको वी की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो वी लिख दो, और वी को कैसे लिख सकते हैं? ई डॉट डी एल से। क्लियर है? तो ई डॉट डी एल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या बना रहा है? मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। आप ये बोल सकते हो। मतलब यहाँ से आप लोगों को क्या मिल रहा है कि चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ये बोलो कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स से ये हमें मिल रहा है। क्लियर है बेटा जी? उसके बाद है मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ। हुआ क्या कि जब कैपेसिटर के अक्रॉस देखा गया कि यहाँ पे हमने ACL लगाया तो वो फुलफिल हुआ, मतलब वो कंडीशन फुलफिल होगी, सही रहा। लेकिन जब कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में लूप लगाया गया ना,
चेक किया गया, ये जो बी डॉट डी एल है इसको चेक किया गया तो वो फिर ज़ीरो आ रहा था, ज़ीरो आ रहा था। तो फिर उस इक्वेशन को मॉडिफाई किया गया, और किसने किया? मैक्सवेल जी ने। तो उसको नाम दिया गया मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ, मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ। वैसे इसको एम्पियर सर्किटल एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ बोला जाता है, मतलब मैक्सवेल जी ने एम्पियर जी का नाम सबसे पहले आगे रखा था। तो ये होता कैसा? ये होता है बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस में आई डी। आई सी इज़ द कंडक्शन करंट जो कि वायर में होता है ऐसे, और ये कैपेसिटर है तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। जहाँ पे कंडक्शन करंट है तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट है तो वहाँ पे कंडक्शन करंट जीरो होता है। ये चीज़ें याद रखने की है, और हमेशा आई डी जो होता है वो आई सी के बराबर ही होगा। आई डी जो होगा वो आई सी के बराबर ही होने वाला है, ये चीज़ याद रखना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो होती हैं जिसके अंदर साइनोसॉइडल फॉर्म में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, और वो एक दूसरे के 90 डिग्री पे होते हैं। मतलब ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है, और इसके इस प्लेन में कौन चल रहा है भैया? देखो, इस प्लेन में कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस प्लेन में कौन है? मैग्नेटिक फील्ड है। ये एक दूसरे के 90 डिग्री पे होते हैं, ठीक है। और ध्यान से देखना, ये जो वेक्टर्स है ये आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे ऐसे आगे चल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये क्या होते हैं? देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर एज वेल एज एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, तो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन है, इसके भी परपेंडिकुलर। ये सॉरी, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसके भी परपेंडिकुलर ये होते हैं, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ही होती है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन को हमेशा किससे दिया जाता है? ई क्रॉस बी से दिया जाता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन को, ठीक है। इसके लिए इक्वेशन होती है, दो इक्वेशन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन को एक बार रट लेना, याद से अच्छे से कर लेना। ये वेव्स जो हमारा चैप्टर होता है क्लास 11th में, वहाँ से हमने पकड़ी हुई है, ठीक है। तो इतना पीछे जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ थोड़ा सा पता होना चाहिए कि क्या इक्वेशन है। ई इज इक्वल टू होता है ई नॉट साइन ओमेगा, ओमेगा लिखना चाहते हो लिख लेना, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो के जेड माइनस ओमेगा टी, आप ऐसे लिख सकते हो। के जो है यहाँ पे वेव नंबर है, के की वैल्यू होती है 2 पाई बाय में लैम्डा। कितनी होती है बेटा जी? 2 पाई बाय में लैम्डा होती है। ओके, अब यहाँ पे देखो कई इक्वेशन में तुम्हें दिखेगा x, कहीं में दिखेगा तुम्हें y, कहीं में दिखेगा z, कुछ भी बदल सकता है। ये जो z यहाँ पे होता है, मतलब k के साथ जो भी वेरिएबल होगा वो हमें क्या दिखाएगा? वो हमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन दिखाएगा। ये z दिखा रहा है कि वेव जो है वो कहाँ पे जा रही है? वो z डायरेक्शन में जा रही है। तो इसका मतलब जो आप लोगों का e एंड b है वो किस डायरेक्शन में होंगे? वो e आपका x एक्सिस में होगा और b आप लोगों का y एक्सिस में होने वाला है, ठीक है। ई नोट क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बी नोट क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू, और ये मैग्नेटिक फील्ड की पीक वैल्यू, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, अब जो ईएम वेव होती है, ईएम वेव होती है, उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वो क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं, विद टाइम एंड स्पेस चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो इनके पास क्या होती है? सेम फ्रीक्वेंसी होती है, और वो सेम फेज में होते हैं। इनके पास क्या होती है? सेम फ्रीक्वेंसी और सेम फेज में होते हैं, मतलब ई एंड बी की सेम फ्रीक्वेंसी और वो सेम फेज में होते हैं। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है, ये ऐसे चल रहा है तो ये भी यहीं से चल रहा है। ये नहीं है कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड चला तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड, नहीं, वो सेम फेज में सेम फ्रीक्वेंसी इनके पास होती है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है फ्री स्पेस में, उनका जो एम्पलीट्यूड है वो कैसे लिखा जाता है? वो लिखा जाता है ई नॉट इज इक्वल टू सी बी नॉट। सी कौन है? स्पीड ऑफ लाइट है। क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। या बी नॉट की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो फिर सी को नीचे भेज दो, तो ये ई नॉट बाय में सी बनने वाला है। क्लियर है बेटा? द ई एम वेव, द स्पीड ऑफ ई एम वेव जो फ्री स्पेस में होती है वो क्या होती है? सी इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, और ये अंडर रूट में होता है। जो ये म्यू नॉट है, एप्सिलॉन नॉट है, ये क्या है भैया? म्यू नॉट इज द एब्सोल्यूट परमेबिलिटी और एप्सिलॉन नॉट इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ये 1 अपॉन में होते हैं ऐसे। अब जब इनको सॉल्व करते हैं तो इनकी वैल्यू कितनी आती है? लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आने वाली है बेटा जी, ठीक है। समझ में आई? और ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी कि क्या है। ये फ्री स्पेस की बात है। अगर किसी मीडियम में लिखेंगे तो लिखेंगे स्पीड को कैसे? सी की जगह वी लिख लेंगे और इसको 1 अपॉन में अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन लिखेंगे। और म्यू क्या होता है? म्यू नॉट म्यू आर। एप्सिलॉन क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। व्हाट इज़ म्यू, व्हाट इज़ एप्सिलॉन? एप्सिलॉन और म्यू जो है ये मीडियम के लिए बात कर रहे हैं। किसके लिए बात कर रहे हैं? मी के लिए, मीडियम के लिए। अब इसमें से 1, अब इसको मैंने ऐसे लिख दिया, सारी चीज़ मैंने बताई है तो उसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, उसको सी लिख सकते हैं, तो इसको सी लिखा, बाकी बच्चों को ऐसे लिख दिया। तो ये मीडियम के लिए रिलेशन है, ठीक है।
चलो, तो प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को देख लेते हैं। जो वेव होती है भैया ये किसी भी चार्ज को कैरी नहीं करते हैं, चार्ज को कैरी नहीं करती हैं, तो इनके ऊपर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर नहीं है, मतलब उनसे ये डिफ्लेक्ट नहीं होंगी। ये ट्रैवल करती हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएम वेव होती है वो डज नॉट चेंज व्हेन इट गोज़ फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, बट वेवलेंथ चेंज हो जाती है। ठीक है, अभी तुमने समझा था कि ई एंड बी जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और इवन डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन के भी परपेंडिकुलर। तो ये चीज़ है, आड़ा आड़ा जो नेचर होता है ना वो दिखाता है, तो ये ट्रांसवर्स नेचर होता है। ठीक है, दीज वेव आर ट्रांसवर्स इन नेचर, हेंस दे कैन बी पोलराइज, तो इनको पोलराइज किया जा सकता है। ठीक है बेटा, प्रोडक्शन पे बेस्ड तुम्हें क्वेश्चन मिलने मतलब क्वेश्चन मिल सकता है, और वो कैसा क्वेश्चन होगा, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे हो सकता है ये। देखो, मैक्सवेल जी ने बताया था कि किसी भी चार्ज को जब ऑसिलेट किया जाता है, एक ऑसिलेट किया जाता है या एक्सेलरेटेड चार्ज है, तो उससे क्या होता है, ईएम वेव बनती है। जिस फ्रीक्वेंसी से चार्ज ऑसिलेट हो रहा होगा उतनी ही फ्रीक्वेंसी की ईएम वेव बनने वाली है। मैक्सवेल शोड दैट एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑसिलेटिंग हार्मोनिकली विद फ्रीक्वेंसी दिस प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी। सेम फ्रीक्वेंसी का वो बनाएगा, ऑसिलेटिंग चार्ज बोलो या एक्सेलरेटेड चार्ज बोलो। ठीक है, अब बारी है कुछ छोटे छोटे फॉर्मूलाज की जो आप लोगों को याद करने ही होंगे, क्योंकि कई बार ये आ जाते हैं, तो इनको एक बार देख लेते हैं। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है यार, एनर्जी डेंसिटी का मतलब है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी का मतलब है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होती है। ठीक है, ओके, अब ध्यान से देखना, ये इक्वेशन तो हमने लिख दी, इज इक्वल टू क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा, ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और ये है साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। फिर से मैं वही बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एक्स की जगह वाई जेड कुछ भी लिख सकते हो, सिर्फ ये शो करता है डायरेक्शन को। अब यहाँ पे देखो ध्यान से कि जो ये मैंने म्यू ई लिखा है और ये 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर लिखा है, ये क्या है, ये हमारी एनर्जी डेंसिटी है, और ये ई है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी है। अब ये बार वाला क्या सीन है सर, ये एवरेज इलेक्ट्रिक डेंसिटी है, मतलब ये एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी है। इसी तरीके से जहाँ पे बी है तो वो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी और बार है तो वो एवरेज है। ये सारे फॉर्मूलाज आप लोगों की फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, उंगलियों पे होने चाहिए, क्योंकि छोटा सा चैप्टर है, 3 से 4 नंबर का आता है। अब ये ना हो कि इसमें कोई चीज़ जो हम पहले ही लिमिटेड पढ़ रहे हैं और उसमें से भी गलत हो जाए। तो सारी चीज़ें आप लोगों के पास हो, पता हो आप लोगों को कि ये फॉर्मूलेस हैं, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना। एक को देख लेना, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो ई का फॉर्मूला होता है वो सी और बी होता है ना, ई का फॉर्मूला सी और बी होता है, तो यहाँ से आप बी निकाल के दोबारा से यहाँ पे मतलब अलग अलग चीज़ों को पुट कर सकते हो, जैसे कि ई इज इक्वल टू क्या है, सी बी है, या ई नोट यहाँ पे क्या है, बी नोट है, ऐसे। तो इसी को हम यहाँ पे रख सकते हैं, तो अलग अलग वैल्यूज़ जो हैं बन जाएंगी। बट एक बार देख लेना, फॉर्मूलाज को जल्दी से अच्छे से याद कर लो। मैंने फॉर्मूला शीट भी दी है बेटा, लिखना है सिंपल यूट्यूब पे फॉर्मूला शीट क्लास 12 फिजिक्स बाय सुनील जांगड़ा सर, मिल जाएगी आप लोगों को। ठीक है, नहीं तो टेलीग्राम पे देख लेना, पोस्ट की हुई है। अब समझते हैं इंटेंसिटी को। इंटेंसिटी क्या होती है, एक एरिया हमने लिया है, एक सरफेस एरिया ये, ठीक है, इसमें से लाइट जा रही है, लाइट जा रही है, तो लाइट जा रही है तो इसका मतलब इस, देखो पहली बात तो लाइट कैसे क्रॉस करनी चाहिए, इस एरिया के परपेंडिकुलर, इस एरिया के परपेंडिकुलर क्रॉस करनी चाहिए। ठीक है, ओके, अब ये जो लाइट जा रही है मतलब एनर्जी यहाँ से पास हो रही है, तो इंटेंसिटी क्या होता है, एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, उससे बोला जाता है इंटेंसिटी। मतलब इंटेंसिटी अगर कोई तुमसे लिखने को बोले तो तुम लिखोगे इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी बाय में क्या लिखा है इन्होंने, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो टाइम मल्टीप्लाई में। अब एनर्जी बाय में टाइम क्या होता है, पावर होता है, तो आप इंटेंसिटी को पावर बाय में टाइम भी नहीं, पावर बाय में एरिया लिख सकते हो। ठीक है, पावर बाय में क्या लिख सकते हो, एरिया लिख सकते हो। क्लियर है, इंटेंसिटी समझ में आई। बस फर्क क्या है कि वो परपेंडिकुलर पास होनी चाहिए, ऐसे ऐसे पास होनी चाहिए। ठीक है, अब इंटेंसिटी के ये फॉर्मूले यूज़ कर लो, तो इंटेंसिटी की जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, WM², W इज़ वॉट और ये है मीटर इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसका अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में फॉर्मूला लिखना तो ये हम ऐसे लिख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ से ये फॉर्मूला याद करो, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट, अच्छा ये ई नॉट वाला कर लो, साथ में है सी आप लोगों के पास। ठीक है, सिमिलरली आप लोग बी की फॉर्म में भी याद कर लो, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा। ठीक है, जो भी फॉर्मूला बता रहा हूँ, अब यहाँ पे इतना बड़ा चैप्टर नहीं है कि हम इसकी डेरिवेशन कर दें यहाँ पे। हाँ, मैंने अपने डिटेल वन शॉट में इनकी सबकी डेरिवेशन तुम लोगों को सिखाई हुई है। अगर आप लोग चाहते हैं कि वो डेरिवेशन बिल्कुल डिटेल में समझनी है तो आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, बट काम की नहीं है, क्योंकि बस सिर्फ हमारे पास फॉर्मूला आना चाहिए।
तो इंटेंसिटी की ये फॉर्मूलेज भी एक बार देख लेना। मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम देखते हैं यार। अभी क्या है कि लाइट, मान लो कोई सरफेस है, ठीक है, ये कोई सरफेस है, इस पे जाके ईएम वेव टकरा रही है। अगर वो सरफेस कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग है, कैसा है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, जो ईएम वेव हमने फेंकी है, जो एनर्जी हमने फेंकी है, उसको वो ऑब्जॉर्ब कर लेता है, तो मोमेंटम कैसे लिखी जाएगी, यू बाई में सी लिखी जाएगी, एनर्जी बाई में सी, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। अगर वो कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग है, ठीक है, परफेक्टली बोलो या कंप्लीटली बोलो, तो इसमें क्या होगा कि पहले मोमेंटम ऐसे फिर ऐसे, है ना, तो वो 2 टाइम्स बोलोगे आप लोग, फिर क्या बोलोगे 2 टाइम्स, ये हो जाएगी 2u बाई में सी, u इज द एनर्जी और नीचे है सी, ठीक है। अब ईएम वेव्स क्या होती है, किसी भी चीज़ पे जब जाती हैं तो वो प्रेशर डालती हैं, तो एक रेडिएशन प्रेशर होगा, क्या होगा, रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो I बाई में सी होगा। I यहाँ पे करंट नहीं है, I यहाँ पे डेंसिटी है, सॉरी नॉट डेंसिटी, इट इज़ इंटेंसिटी, और नीचे सी है। वही बात कि अगर ये परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है, एब्जॉर्ब कर लेता तो सिंगल I बाई में सी होगा। अगर परफेक्टली क्या है, रिफ्लेक्ट कर देता है, तो ये क्या होगा भैया जी, 2 टाइम्स हो जाएगा। सी को बता रखा है कि सी आप यहाँ पे कौन सा यूज़ कर सकते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मोमेंटम भी कैरी करती है, एनर्जी भी कैरी करती है, ई एंड बी के बीच में एनर्जी इक्वली डिवाइड भी होती है। ये सब चीज़ें जो आप लोगों को दिमाग में बिठा लेनी है ईएम वेव के प्रति, ठीक है बेटा। अभी हम ना स्पेक्ट्रम समझते हैं। देखो है क्या कि हमारे पास जो ईएम वेव है वो 7 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड वेव है, विजिबल लाइट है, वॉयलेट लाइट है, एक्स रेज है, गामा रेज है। तो इन सब के पास अपनी एक वेवलेंथ है, अपनी एक फ्रीक्वेंसी रेंज है, अपनी अपनी तरीका है इनको प्रोड्यूस करने का, प्रोडक्शन, ठीक है। और कैसे ये डिटेक्ट की जाती है, डिटेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, वो सब आप लोगों को एक बार आना चाहिए। सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है। भैया जितनी भी वेव्स हैं उनको या तो हम वेव के अकॉर्डिंग सेट करें या फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग सेट करें, एक क्यू में लगाएं, स्टैक में लगाएं, तो वो कहलाता है स्पेक्ट्रम। द ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के अकॉर्डिंग उनको सेट करना, एक ऑर्डर में डिस्ट्रीब्यूट करना, चढ़ते क्रम में उतरते क्रम में, मतलब या तो इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी वाला हो या डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी वाला हो, कुछ भी आप मतलब जिस भी तरीके से आप सेट करना चाहते हो वैसे कर सकते हो। तो ये चीज़ आप लोगों को याद होनी चाहिए। जैसे कि रेडियो वेव है तो उसकी वेवलेंथ जो है वो ग्रेटर देन है 0.1 मीटर से, रेडियो वेवलेंथ, तो ये याद कर लेना, फ्रीक्वेंसी याद कर लेना। प्रोडक्शन जो है वो रैपिड एक्सेलरेशन एंड डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एरियल्स, इन सब से होती है। बट बार बार मैं वही बोल रहा हूँ कि भाई इनको बोल के मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। तो एक बार देख लो कि माइक्रोवेव की रेंज क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, वेवलेंथ रेंज क्या है, फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, ये कैसे बनते हैं, क्योंकि मैं बोलूँगा वही तुम्हें याद करने। तो एक बार देख लो इन सबको और खुद से बोल बोल के पढ़ लेना कि ये कैसे प्रोड्यूस होती हैं, कैसे डिटेक्ट होती हैं, क्या इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, क्या वेवलेंथ रेंज होती है, ठीक है। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ना ही कोई और टीचर कर पाएगा, क्योंकि वो तुम्हें रटने को ही बोलेगा, तो तुम्हें ये चीज़ें रटने ही पड़ेंगे। सेम यहाँ पे विजिबल लाइट के लिए वेवलेंथ याद कर लेना, फ्रीक्वेंसी याद कर लेना, प्रोडक्शन याद कर लेना और डिटेक्शन याद कर लेना। इसीलिए बाकी सब का भी इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम मैं तुम्हारे जो है सिर पे लगा रहा हूँ, वो छोटा सा काम है कि आप लोगों को जितनी ये वेव्स हैं, रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स है, इंफ्रारेड वेव्स हैं, विजिबल लाइट है, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज, ये सब वेव्स हैं, इन सब के क्या करने हैं तुम्हें, यूजेज जरूर कर लेने हैं भाई साहब, यूजेज जरूर से कर लेना, ठीक है। इन सब के क्या करने आप लोगों को, यूजेस करने, 2-2 3-3 यूजेस करने। और सर आपने यूजेस क्यों नहीं करवाए इस वीडियो के अंदर, देखो यार मैं आप लोगों को बोलूँगा कि जो यूजेस हैं वो आप लोग पढ़ो NCERT से, ठीक है, NCERT से पढ़ो। तुम खुद जाके पढ़ोगे यूजेस को, सिर्फ कुछ नहीं है, 7 पॉइंट्स हैं, 7 पॉइंट्स के अंदर यूजेस जाके तुम्हें पढ़ने हैं और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें स्पेक्ट्रम में भाई मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ना ही कोई टीचर कर पाएगा, सिर्फ तुम्हें रटना होगा, याद करना होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि NCERT में से खुद यूजेस एक बार से देख लेना, क्योंकि NCERT में जो यूजेस हैं वो सबसे ज़्यादा ही आप लोगों को पेपर में देखने को मिलेंगे। क्लियर है बेटा, चलो। तो ये है आप लोगों की क्या, ये है आप लोगों का EM वेव्स, ठीक है। तो EM वेव की एक बढ़िया वाली रैपिड रिवीजन मैंने आप लोगों को करवा दी है। इसका बिल्कुल डिटेल 1 शॉट प्रीवियस ईयर डिटेल नोट्स, 1 पेजेस नोट्स, NCERT डायमंड क्वेश्चन सब आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आप नए क्वेश्चन लगाना चाहते हो तो मेरी जो सैम्पल पेपर की बुक है मेरी और मेरी टीम की, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। और वैसे भी यार जब आप वीडियो में आते हो, मेरी वीडियो में आते हो, खासकर डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लिया करो, सारी चीज़ें मैं वहाँ पे मेंशन करता हूँ, ठीक है। चलिए
आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे, अगर अच्छी लगे तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।